हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से हम इस चैप्टर को डीपली समझेंगे और इस एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर का नाम देख के ही समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल इक्वेशंस क्या होती है ये भी हम समझेंगे। हमारी डेली लाइफ में जो चीजें हमारे सामने होती रहती हैं, जैसे कि मिल्क अगर हमने रखा हुआ है गर्मियों के मौसम में तो फट जाता है, ठीक है। आयरन का तवा है, आपके पास पैन है, नेल है, ये सब चीजें अगर आप खुले में रख देते हैं तो जंग लग जाती है। ग्रैप्स आपके फर्मेंट हो जाते हैं, खाना बन जाता है, कैसे खाना डाइजेस्ट हो जाता है और हम रिस्पायर करते हैं। ये सारा का सारा एग्जाम्पल जो है केमिकल रिएक्शन का है। अच्छे से समझते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। जहां कहीं भी आपको स्टेट का चेंज दिखे, कलर का चेंज दिखे, गैस इवॉल्व होती हुई दिखे या टेम्परेचर का चेंज दिखे, तो इन सब सिचुएशंस में हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब देखते हैं ऊपर वाले एग्जांपल्स में ऐसा कहां कहां पर हुआ है। तो अब समझते हैं कि रूम टेम्परेचर पर जब मिल्क को रख दिया जाता है तो आखिर मिल्क फट क्यों जाता है। रूम टेम्परेचर पर जब आप मिल्क को रख देते हो तो बेसिकली मिल्क में बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं। अब मिल्क में जब बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, हम सभी को पता है मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होता है। मिल्क में जो प्रेजेंट शुगर होता है, जब बैक्टीरिया उसको लैक्टिक एसिड बना देते हैं तो ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, प्रोटीन को जमा देता है। जब ये प्रोटीन जम जाता है, यही आपको कुछ पनीर जैसा दिखता है, फटा फटा सा दिखता है, इसी को आप कहते हैं मिल्क फट गया। तो ये रीजन होता है मिल्क के फटने का। तो अब हम देखते हैं कि जब हम आयरन को एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो आयरन कैसे रस्ट हो जाता है। आयरन को ऐसा क्या होता है, हम सभी को पता है आयरन क्या होता है, फेरस होता है। फेरस का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो वो ये फेरस ऑक्साइड बना देता है। अब फेरस ऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ये जो फेरस ऑक्साइड होता है इसी को हम कहते हैं जंग लग गई। क्या आपको पता है कि अंगूर से डायरेक्टली हम अल्कोहल भी बना लेते हैं? जी हाँ। अब ये कैसे होता है, ग्रैप्स पर नेचुरली ईस्ट होता है। अब ये ईस्ट जो होता है ये ग्रैप्स के शुगर को तोड़ करके उसको अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को हम ग्रैप्स का फर्मेंटेशन बोल देते हैं। अब खाने का बनना, ये तो बहुत आसान सी चीज है। खाने का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है। बहुत इजी सा एग्जांपल लेती हूँ। अगर हमें सब्जी बनाना होता है तो सब्जी बनाने के केस में हम क्या करते हैं, हम कच्ची कच्ची चीजें लेते हैं, जैसे कच्ची आलू ले लिया, कच्ची मटर ले लिया, कच्चे प्याज ले लिए। इन सबको जो है पका करके हम एक नई सी चीज तैयार कर देते हैं जिसे हम सब्जी कहते हैं। इमेजिन करो कि जो भी रॉ मटेरियल तुमने यूज किए थे उसको तुम्हें ऐसे ही खाना पड़े, और जो अब नई सी चीज बन गई है जब उसको खा रहे हो तो दोनों के टेस्ट में अंतर है। इसका मतलब जो चीज आपने इस्तेमाल करी, जो नई चीज बन गई वो एक अलग ही हो गई, मतलब उसका टेस्ट भी अलग है, दिखने में भी अलग है, वो एकदम अलग सी चीज बन गई। ये भी एक काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ये तो मैंने ऐसे फिजिकल प्रोसेस बताया आपको, केमिकली अंदर क्या हो रहा होता है। हम गैस ऑन करते हैं, गैस पे सब्जियां रखते हैं, गैस पे उनको उबालते हैं, बनाते हैं, वहां से थ्रू दी हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ये चीजें अंदर से पकती हैं, फिर हमें खाने में अच्छी लगती हैं। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब फूड का डाइजेस्ट होना बॉडी में, हम सभी को पता है, हम सभी खाना खाते हैं, वो सारा का सारा जो खाना होता है चबा करके एकदम बिल्कुल उसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है, अलग अलग एंजाइम्स लेती है। ये सब बातें हम इस करिकुलम में पढ़ेंगे पूरी की पूरी अपनी 10th में। जब हम बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अभी के लिए बस इतना समझिए कि कई सारे प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। अब आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि ये जो चारों बातें लिखी हुई हैं, ये चारों बातें एक्चुअली में ये इशारा करती है कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। स्टेट का चेंज होना मतलब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो, कुछ भी हो रहा हो, वो एक केमिकल रिएक्शन होगी। कलर का चेंज हो जाना, कलर अगर कहीं पर बदल गया, कुछ आपने मान लीजिए लाल पीला बनाया था वहां से नीला बन गया, एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी ऐसा हो गया तो वहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन है। अगर कहीं पर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे अभी आपने अल्कोहल वाली प्रोसेस में देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, वहां पर भी है। अगर आपने टेम्परेचर का चेंज देखा तो भी वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो समझना कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन हो कैसे रही है। जैसे यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है ब्लू कलर में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो एरो के इस साइड में होता है, ये इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो इस साइड होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट यानी क्या चीज रिएक्ट करी और क्या चीज प्रोडक्ट में हमें मिला। अब यहाँ पर तो दो ही चीजें हैं, कई बार काफी सारी चीजें होती हैं जो मिलकर के एक चीज बनाती है, उसका एक अलग नाम होता है। कई बार क्या होता है, कोई एक चीज होती है जो टूट करके दो चीजें बनाती है, उसका एक अलग नाम होता है। ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
अभी देखो आपके सामने पूरा का पूरा ये मैग्नीशियम लिखा है, ये ऑक्सीजन लिखा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है। अभी अभी मैंने आपको कहा कि कई बार ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं और एक चीजें बना रही होती है। अब क्या हम सबका नेम इस तरह से बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे? ऐसा तो हम नहीं करेंगे। इसीलिए इसका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम इतने शॉर्ट तरीके से दिखा देते हैं कि हमें आसानी से समझ भी आ जाए, टाइम हमारा बचे और हम अच्छे से समझ पाए कि क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन में। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हम ऑक्सीजन को O2 की तरह क्यों लिख रहे हैं, O क्यों नहीं लिख रहे हैं, राइट। तो O2 का मतलब है कि ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स होंगे और इनके बीच में डबल बॉन्ड बना होता है। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मान के चलिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये इसको दे देता है तो इसके ऑक्टेट पूरे हो गए, यानी इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दे तो इसके भी 8 पूरे हो गए। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का बनना। आप देख रहे हैं कि 2-2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर शेयर हो रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड बना है और इसी को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा डाई एटॉमिक के फॉर्म में हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास ये केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में आपको जितना जिंक इधर दिख रहा है उतना ही जिंक उधर भी दिखेगा, जितना हाइड्रोजन इधर है उतना हाइड्रोजन उधर है, जितना सल्फर इधर उतना सल्फर इधर, जितना ऑक्सीजन इधर उतना ऑक्सीजन इधर। मतलब सारी की सारी जो चीजें हैं जो रिएक्टेंट के साइड में रहेगी वही प्रोडक्ट के साइड में रहेगी। इसी चीज को हम बोलते हैं ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जैसे आपके पास मैग्नीशियम था, आपके पास ऑक्सीजन था और यहाँ पर कुछ MgO जैसा लिखा हुआ था। क्या ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? Mg तो सेम है पर ऑक्सीजन सेम नहीं दिखाई पड़ रहा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं और यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पर Mg भी 2 हो गया, यहाँ पर भी Mg2 हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर था ही, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। अब ये आसानी से हमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर सारे के सारे जो हमारे एटम्स हैं वो बैलेंस्ड है। इसी चीज को बोलते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। चेक करिए क्या ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं। आपके पास 3 फेरस है, यहाँ पर भी 3 फेरस है, यहाँ पर भी आपके पास 4H2 है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑक्सीजन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कुछ कांस्टेंट से खाली मल्टीप्लाई करते हैं। हमें खाली ये ध्यान देना होता है कि वो कांस्टेंट हमको क्या क्या इस्तेमाल करने हैं। इसके लिए हम दोनों तरफ बस चेक करते हैं कि कहाँ पर क्या कमी है, बस उसको हमें पूरा कर देना है, दैट्स इट। बाकी अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। दिस इज द आंसर यू हैव गॉट। अभी अभी हमने यही चीज सॉल्व किया था और बिल्कुल यही चीज हमारा आंसर भी आया था। राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अब फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी चीज किस फॉर्म में फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, हम उसके लिए सिंबल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर S फॉर सॉलिड होता है, G फॉर गैस होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फेरस लिया गया था वो सॉलिड के फॉर्म में लिया गया था, H2O गैस के फॉर्म में लिया गया था, Fe3O4 जो बना वो भी सॉलिड बना और H2 हमारी गैस बन गई। इसी चीज को दिखाने का एक तरीका है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। का भी ध्यान रखिएगा कि अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से इक्वेशंस के बगल में ये सारी चीजें लिखी हो तो आप समझ पाएं कि इसका क्या मतलब है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एरो के ऊपर 340 ATM जैसा कुछ लिखा है, यहाँ पर सनलाइट लिखा है, यहाँ पर क्लोरोफिल लिखा है। इस बात का मतलब क्या होता है, ये जो एरो के ऊपर ये जो चीजें लिखी होती है इनको हम कंडीशंस बोलते हैं। ये कंडीशंस बताते हैं कि हमारी रिएक्शन किस स्टेट में हुई है। जैसे अगर हम इस रिएक्शन को करवा रहे थे तो हमारा प्रेशर इतना था, जब हम इस रिएक्शन को करवा रहे थे तो हमने सनलाइट के प्रेजेंस में करवाया, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में करवाया। किस एनवायरनमेंट में रिएक्शन को करवाया जा रहा है ये बताने का एक तरीका है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम एरो के ऊपर ये सारी चीजें क्यों लिख रहे हैं। ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं इनको ध्यान से पढ़िएगा। इसको समझने के लिए आपको एक्टिविटी समझना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको मुझसे एक्टिविटी भी समझना है, राइट। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हमारे सामने है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके सामने कुछ ऐसी रिएक्शन आएंगी जहां पर 2-3 चीजें मिल करके कोई एक चीज बना रही होंगी। मैंने ऐसा कहा था, बिल्कुल। जब 2 से 3 चीज मिल करके कोई एक चीज बनाए तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ऐसे याद रखिए कि कंबाइन होकर हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है। आपके पास क्विक लाइम है, यहाँ पर H2O है, ये कंबाइन होकर के स्लेक लाइम दे रहा है और हीट को रिलीज कर रहा है। यहाँ पर आपके सामने 2 रिएक्टेंट थे और ये आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं और यहां से हम समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये आपके सामने एक फैक्ट दिया हुआ है, इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। और सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम
produced by the reaction 1.13 is used for white washing walls. तो walls को white wash करने के लिए ये जो स्लेक लाइम का सोल्यूशन है ये यूज होता है, जो आपने देखा था कि कैसे क्विक लाइम में पानी मिला देने से स्लेक लाइम बन गया था। इसी स्लेक लाइम का यूज हम करते हैं वॉल्स की व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall. अब ये व्हाइट वॉशिंग बेसिकली होती कैसे है वो आपको बताया जा रहा है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको अभी हम स्लेक लाइम बोल रहे थे, ये स्लेक लाइम एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि एक व्हाइट कलर की थिन लेयर होती है। उसी थिन लेयर को आप कह देते हो कि ये व्हाइट वॉशिंग हो गई है दीवार की, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो ये 2 से 3 दिन के बाद आपको एक चमक देता है दीवारों पर, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट जो मार्बल होता है उसका भी केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो CaCO3 ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के जैसा ही होता है। ये आपके पास एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। वहां पर आपको 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट दे रहे थे। ये रिएक्शन है आपके सामने फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट FeSO4 जिसका फॉर्मूला होता है, इसको हम हीट करेंगे तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, SO2 मिलेगा और SO3 मिलेगा। ये दोनों गैसेस होती हैं तो ये आसानी से उड़ जाएंगी और हमको फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा। हालांकि हम इन गैसेस को इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी तो प्रोडक्ट में ही आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एक हमारे पास रिएक्टेंट है और हमें 3 प्रोडक्ट मिल रहा है और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट का अभी मैंने आपको बताया था, ये मार्बल का भी फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसका नया नाम देखने को मिला, लाइमस्टोन देखने को मिला। इसी लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो एक क्विक लाइम बनाता है। याद होगा ये क्विक लाइम क्या करता है, ये क्विक लाइम जब रिएक्ट करता है किसके साथ, H2O के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, स्लेक लाइम देता है। स्लेक लाइम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। बिल्कुल सही। तो ये आपके पास रिएक्शन दी गई है कैल्शियम कार्बोनेट की। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये वापस से हमें क्विक लाइम दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ठीक है। अब देखो इन सब रिएक्शंस को बहुत दिल पे मत लेना। दिल पे लेने का क्या मतलब है, आपके सामने कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को खाली आपको एग्जाम्पल को थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें वो मिलाएंगे तो स्लेक लाइम मिलेगा। ये मेरे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मेरे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन मुझे CO2 देता है, H2 प्लस O2 H2O देता है। यहाँ पर है नेचुरल गैस मीथेन है, ये CH4 है, नेचुरल गैस है। मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, H2O मिलता है। ये सब चीजें बहुत मतलब एकदम हल्के में लेकर के बिल्कुल याद करना है हमें, मतलब बहुत ऐसा लाइट वेट के साथ इसको पढ़ना है। इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे से ये समझना पड़ेगा, ये पहचान होनी चाहिए कि कैसे समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब हमें प्रोडक्ट में एक चीज मिल रही है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जब हमें प्रोडक्ट कई सारा मिल रहा है और रिएक्टेंट एक ही था तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बस यही चीज समझने वाली है और कुछ नहीं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट शब्द से समझ में आ रहा है कुछ डिस्प्लेस हो रहा होगा, मतलब जगह किसी की बदल रही होगी। अब देखते हैं, दिख रहा है कॉपर के साथ सल्फेट है, यहां पर देखोगे सल्फेट फेरस के साथ आ गया और कॉपर अकेला हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट आपके सामने है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था कोई एक चीज डिस्प्लेस हो रही थी, यहां पर फेरस ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर अकेला हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, 2 चीजें एक साथ डिस्प्लेस होंगी, सोडियम के साथ सल्फेट है, बेरियम के साथ क्लोराइड है। अब यहां पर देखो बेरियम के साथ सल्फेट आ गया और सोडियम के साथ क्लोराइड आ गया, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। इसको कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं करना है, Na2 है, इसको Cl2 के साथ कर दो। क्या करो, 2 को कॉमन खींच लो और NaCl बना दो इसको। ये बेरियम है, इसको सल्फेट के साथ मिला दो और बेरियम सल्फेट बना दो, सिंपल। अब पीछे क्या था, फेरस था, कॉपर सल्फेट था, यही था। अब इसको क्या कर दो, इसको इसके साथ मिला दो, फेरस सल्फेट बना दो, कॉपर को अलग कर दो, सिंपल। कुछ नहीं था इसमें, देख लो यही रिएक्शन थी क्या, यही रिएक्शन थी। फेरस था, कॉपर सल्फेट था, फेरस सल्फेट और कॉपर, सिंपल। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बहुत आसान सी चीज है, एक ही बार में समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन। और एक बात, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का प्लस होता है तो हाइड्रोजन का माइनस भी होता है। मतलब अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है
या हाइड्रोजन जा रहा है, दोनों ही चीज को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन में हाइड्रोजन आ रहा है या ऑक्सीजन जा रहा है, दोनों ही चीज को रिडक्शन बोलेंगे। कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। यहां पर कॉपर से ऑक्सीजन चला गया तो ये क्या है, रिडक्शन है। इसी एक एग्जाम्पल में आपको दोनों बातें दिखेंगी। यहां पर CuO है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि कॉपर बन गया, रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर H2 था, H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, इसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसी रिडॉक्स रिएक्शन पर आपको 12th में एक चैप्टर मिलेगा केमिस्ट्री में, पूरा का पूरा एक चैप्टर है इसी एक टॉपिक पर। अब इस रिएक्शन में देख के बताओ और मुझे कमेंट में बताना कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के आपके पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि जो आयरन की चीजें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा शाइनी होती है जब नई नहीं होती है, लेकिन समय के साथ क्या होता है, उसपे कुछ ब्राउन कलर का पाउडर जैसा जम जाता है, जिसको हम बोलते हैं जंग लग गया। इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसी वजह से बोलते हैं कि आयरन पे जंग लग गई, ठीक है। कॉपर और सिल्वर पर भी कुछ कोटिंग हो जाती है। कभी भी किसी भी मेटल पर कोई भी सब्सटेंस जैसे कि मॉइस्चर या एसिड का अटैक होता है, उसको हम बोलते हैं कि उसका जो है कोरोजन हो गया, मतलब अब वो जो है धीरे धीरे खराब हो जाएगा। जैसे कि सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग होती है, कॉपर पर ग्रीन कोटिंग होती है और आयरन पर ब्राउन कोटिंग होती है, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग होती है। कोरोजन कार की बॉडी को डैमेज कर सकता है, ब्रिजेस को बेकार कर सकता है, आयरन की रेलिंग्स होती हैं, आपके पास शिप होती है, ये सारी चीजें खराब हो जाती हैं। रैंसिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी पैकेट आइटम या कोई भी ऐसी खाने वाली चीज जब वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है, उसमें से स्मेल आने लगती है। तो ऐसा कब होता है, फैट और ऑयल की चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं कि रैंसिड हो गई, उसमें से स्मेल आने लगी, उसकी टेस्ट बदल गई। चिप्स वगैरह के आप देखोगे पैकेट वगैरह बहुत फूली फूली सी आती है, और जैसे ही हम लोग बचपन में ये सारी चीजें बहुत किए होते हैं कि हम पेन मारते हैं और फिर एकदम से गैस उसकी निकल जाती है और एकदम दिखता है कि बिल्कुल थोड़ी सी चिप्स थी पैकेट में। तो वो गैस आखिर होती कौन सी है, वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस ही होती है जो हमारी चिप्स को बचाए रखती है खराब होने से, ठीक है। अब समझ आया कि मैन्युफैक्चरर्स इतना तगड़ा एकदम उसको टाइट क्यों बंद करके रखते हैं, ताकि इसलिए नहीं करते कि हमें पता चले कि इसमें बहुत सारी चिप्स है, बल्कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारी चिप्स जो है वो सेफ रह जाए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम चैप्टर के एंडिंग पर आ चुके हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर सच में अच्छे से क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका है। अच्छा, आप एक्सरसाइजेस भी ट्राई करना और मुझे बताना कि क्या मुझे एक्सरसाइजेस कराने की नीड है या आपसे हो जा रही है। और हम अगला चैप्टर भी इसी तरह से एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आप अच्छे से समझ में भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।